हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पहले क्या पढ़ा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना, है ना, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यूज़ हर उसमें आएगा, हल्का का, है ना। तो वो एक छोटा टॉपिक था 5-10 मिनट का, वो हमने समझ पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पहुँच गया या फिर नहीं पहुँचा, तो मेरी बॉडी के अंदर उसमें क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे उसका मेटाबॉलिज्म, कैसे उसका कैटाबॉलिज्म होगा, कैसे उसका एनाबॉलिज्म, मतलब कैसे वो बनेगा, कैसे वो ख़त्म होगा। मतलब अगर मैंने ग्लूकोज ज़्यादा खा लिया तब मेरी बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस होंगी कि उसे कम करने के लिए। मान लीजिए किसी ने ग्लूकोज काफ़ी घंटों से नहीं खाया, खाना नहीं खाया, है ना, एक दिन हो गया, 8 घंटे हो गए, ठीक है, तब तब क्या होगा बॉडी के अंदर, ग्लूकोज कैसे बनेगा, है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस पिक्चर में आएगा। ज़्यादा खा लिया, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हम देखेंगे, है ना। हमने नहीं खाना खाया तो ग्लाइकोजन टूटेगा कैसे, वो देखेंगे। तो यार कहीं ना कहीं हमारा पूरी जो कहानी घूमेगी वो अराउंड ग्लूकोज घूमेगी कि ग्लूकोज बॉडी में कम है तब क्या 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 होगा, ज़्यादा है तब क्या क्या होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर। वो हम सब कुछ कवर करेंगे। तो पहला हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है यार ये रिएक्शन सबको आती है ना, सब नीट निकाल के आए हो, आप सबको ये सब कुछ आता है, बट अगेन जल्दी कर लेते हैं, ठीक है इसको। तो मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस नाम से ही क्लियर है यार कि ग्लाइको माने क्या होगा आपका ग्लूकोज, लाइसिस माने क्या होगा आपका आपका तोड़ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, हम ग्लूकोज को तोड़ ही क्यों रहे हैं, हम ग्लूकोज को क्यों तोड़ रहे हैं, हमने ग्लूकोज खाया क्यों था जिससे हमें एनर्जी मिले, तो हम तोड़ भी क्यों रहे हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिले। पहला पॉइंट तो ये, ग्लूकोज हम क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। तो हम ग्लूकोज के जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एटीपी जनरेट होंगी, देखेंगे कैसे, ठीक है ना। एनएडीएच जनरेट होंगे, एफएडीएच2 जनरेट होंगे आगे चल के क्रैब साइकिल वगैरह में, ठीक है। तो सबका मोटो तो यही है ना कि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। चलो उसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, इस साइड ब्लड है, इस साइड ब्लड है, और इस साइड मान लीजिए सेल है, और ये बीच में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ग्लूकोज को छोटा मॉलिक्यूल तो है नहीं कि क्रॉस कर जाए, गैस तो है नहीं, है ना, जो क्रॉस कर जाएगा ऐसी नहीं। उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं यार, है ना। अभी मैं सिंपल GLUT लिख रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन वो ग्लूट 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होना होगा हो जाएगा, है ना। तो अभी मैंने क्या लिखा कि ग्लूकोज ब्लड से कहाँ आ गया, एक सेल के अंदर आ गया। सेल में भी क्या बोलूँगा मैं, साइटोप्लाज्म में आ गया, है ना, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये ग्लूकोज मैंने पढ़ाया था आपको कि ग्लूकोज अगर अंदर आ गया लेकिन बाहर भी जा सकता है ना, बाई डायरेक्शनल, याद करो यार, पिछला लेक्चर देख के आया करो, ठीक है, ठीक है। तो ये लेक्चर क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लूकोज अगर अंदर आ गया तो ये बाहर भी निकल सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट लगा देते हैं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पहले स्टेप की इंपॉर्टेंस यही है कि मुझे ग्लूकोज को सेल के अंदर कैप्चर करना है। समझ में आया क्या। उसके लिए एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी सेल्स हैं सब में होता है हेक्सोकाइनेज, लेकिन कुछ जगह छोड़ दो, लीवर में और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, वहाँ पे एक अलग एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज, है ना। दोनों काम सेम करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, रिएक्शन सेम करते हैं, समथिंग लाइक आइसो एंजाइम्स, यार आइसो एंजाइम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, काम सेम करेंगे ये, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। अभी याद करो, ग्लूकोकाइनेज कहाँ पर होगा, लीवर में सेम काम करेगा, और हेक्सोकाइनेज बाकी सब जगह काम करेगा, ठीक है, इतना याद कर लो अभी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पहले स्टेप में फॉस्फेट लगा, तो ये फॉस्फेट आया कहाँ से, जो एटीपी में फॉस्फेट था, टीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे इसके पास, और डाइफॉस्फेट इसके पास, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो नाम आया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसे हम आइसोमर्स करेंगे आइसोमेरेज एंजाइम से, है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और लगाएंगे, ये 6ठे नंबर पे था, अब इसको 1 नंबर पे भी लगा देंगे, तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, आराम से याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे भी एक फॉस्फेट लगा है तो एटीपी यहाँ पे भी खर्च हुई है, यहाँ पे भी एक एटीपी खर्च हुई है। क्यों खर्च हो रही है, बिकॉज फॉस्फेट वहीं से मिलेगा हमको, ठीक है। और इसका एंजाइम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्यों, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको 20 से तोड़ेंगे बिना पानी की मदद से, है ना, बिना पानी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आया, एल्डोलेज, है ना। एल्डोलेज ने 6 को 2 हिस्सों में बांटा, कितने कितने में बटेंगे बताओ, 3 में और 3 में,
भाई 6 कार्बन का है, उसे 2 हिस्सों में बांटना है, तो 3 3 के 2 हो गए। इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना। और इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मैं जानता हूँ बहुत बेसिक है, आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। ये इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। बट होता क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये वाला जो है ये आगे मूव करता है। तो आपने यार केमिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 11th में, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर मैं ये वाली रिएक्टेंट कम कर दूं तो ये रिएक्शन जो है शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन देखो आगे जा रही है, तो ये कम हो रहा है, तो ये रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है ना कि ये इधर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका आगे यूज हो रहा है। तो हम देखेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, इसको करने वाला एंजाइम क्या है? ये भी आइसोमेर्स है ना, एक दूसरे के 3 3 कार्बन के, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कलर एक सेकेंड, है ना। यह वाला स्टेप क्या था आपका? यहाँ पे आपने क्या करा, एक फॉस्फेट और लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, इसका नाम हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे एक ही फॉस्फेट था, यहाँ पे एक और लगा दिया फॉस्फेट, किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, नाम बन गया ये। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि NADH की सिंथेसिस हुई। NADH की कितनी होगी बताओ? अब मैं बोलूँगा यहाँ से आपके हर चीज़ 2 चलेगी, क्यों? क्योंकि एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक कौन, जो इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो डबल बनेंगी, जितनी चीज़ें खर्च होंगी वो डबल खर्च होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 2 NADH बने। अब फर्दर स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, क्या यहाँ से एक फॉस्फेट हटा देंगे। अब देखो फॉस्फेट हटा रहे हैं, लगा नहीं रहे, तो ATP को फॉस्फेट मिल गया, सॉरी ADP को फॉस्फेट मिल गया, तो ATP बने। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना यार, मैंने बोला हर स्टेप 2 होंगे, बिकॉज ये इंटर कन्वर्जन, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब ये बना 3 फॉस्फोग्लिसराइड, इसका थोड़ा सा हम आइसोमेरेस म्यूटेज करेंगे और इसको 3 से उठा के 2 पे लग देंगे, तो 2 फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। अब हम पानी मिला के इनोलेस, है ना, एंजाइम डालेंगे, ठीक है। अगर आप इसका एक्चुअली में बॉन्ड फॉर्मेशन से देखोगे ना, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको समझ में आएगा इनॉल बन रहा है। जब जरूरत पड़ेगी इनॉल क्या होता है बता दूंगा, बट अभी ठीक है, चल सकता है ये, ठीक है। फॉस्फो इनॉल पायरुवेट बन जाएगा, है ना, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट बन जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, पायरुवेट काइनेज, यहाँ पे अगेन ATP बनेगी और ये कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस है ही ये कि आपको 6 वाले कार्बन को कन्वर्ट करना है 3 वाले कार्बन, और 3 वाला कार्बन क्या होगा आपका? पायरुवेट, है ना, पायरुवेट। और ये क्या होगा आपका? आपका ग्लूकोज। यही तो ग्लाइकोलिसिस है। इसके आगे भी चीज़ें होती हैं, नो डाउट, बट ग्लाइकोलिसिस इतना ही है, इतना ही पढ़ना था हमको। इसकी रेगुलेशन वगैरह भी देखेंगे, बट हाँ, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल अबाउट ये 10 स्टेप जो हो रहे हैं इनके बारे में, इनके एंजाइम के बारे में। अब मज़े की बात क्या है कि ये सारे एंजाइम ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट जो रेगुलेटरी एंजाइम है, अगर मैं बोलूँ एक तरीके से, ये जो रिएक्शंस है ना, ये वाली देखो, ये वाली एक हेक्सोकाइनेज वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली, ये कैसी हैं? इरिवर्सिबल। ये कैसी हैं? इरिवर्सिबल। मतलब कि अगर एक बार रिएक्शन इसके आगे बढ़ गई तो वापस उल्टा नहीं जा सकती है, वापस उल्टा नहीं जा सकती है, ठीक है ना। कौन कौन सी देखो, हेक्सोकाइनेज वाली एंजाइम की फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और ये लास्ट स्टेप, समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट स्टेप या 3 स्टेप्स, ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एंजाइम। क्योंकि ये एंजाइम इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं? बिकॉज ये इरिवर्सिबल है। एक बार इन्हें हम कंट्रोल करेंगे, इनको हम रेगुलेट करेंगे, तो ग्लाइकोलिसिस अपने आप रेगुलेट हो जाएगी, सपोज करो मैंने इसको रोक दिया, तो ग्लाइकोलिसिस आगे जा ही नहीं पाएगा, ना इससे उल्टा कन्वर्ट हो पाएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये आपके 3 एंजाइम रेगुलेटरी एंजाइम है, हमें इन्हें कंट्रोल करना सीखना है आप नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको ग्लाइकोलिसिस आनी चाहिए लिखनी, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ना, पूछ लिया प्लीज़ बताओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन पे। देखो मैंने फिर बोला आपसे कि हमारे पास मोटा मोटा 3 एंजाइम है,
जिन्हें हम रेगुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल हैं, वो स्टेप इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम हेक्सोकाइनेस की। हेक्सोकाइनेस से पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बात समझो। होता क्या है, मान लो एक एंजाइम है ये, है ना, और यहाँ पे कोई चीज़ है और यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है। ठीक है, तो इस एंजाइम को बढ़ावा कौन देगा? काम करो काम करो काम करो। जो इस साइड चीज़ें होंगी कुछ भी, है ना, वो इसको बोलेंगे काम करो। और जो चीज़ें इस साइड होंगी, है ना, जो इस साइड बिलोंग करेंगी एंजाइम के इधर साइड, बनने के साइड, वो इसे रोकेंगी। ये प्रिंसिपल है काम करने का। हम देखेंगे बहुत चीज़ें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोकाइनेस कहाँ होता है गाइस? अभी के लिए मैं लीवर लिख रहा हूँ, बाकी बीटा सेल और पैंक्रियाज में भी होता है। लीवर में भी कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और ये हेक्सोकाइनेस कहाँ होता है? हर जगह होता है, बाकी जगह, है ना, इसको छोड़ के, और साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझो। हेक्सोकाइनेस पर ध्यान देते हैं। तो ग्लूकोज क्या बोलेगा? ग्लूकोज बोलेगा ये एंजाइम काम करो, हमें कन्वर्ट होना है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलेगा मैं तो कन्वर्ट हो गया भैया, अब मुझे कन्वर्ट नहीं होना है, अब मतलब ठीक है, अब रुक जाओ। मैंने बोला ना, ये जो एरो के इस साइड होंगे वो रोकेंगे एंजाइम को, और जो इधर होंगे वो क्या बोलेंगे आपके? भाई एंजाइम काम करो, हमें ख़त्म होना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज जाके बोलेगा ग्लूकोकाइनेज एक्टिवो, न्यूक्लियस से बाहर निकलो, है ना, तो वो निकल जाएगा, ग्लूकोज बोलेगा। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसमें नहीं बोलता है, इसमें बोलता है कौन? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रोकेगा इसको कि चलो न्यूक्लियस, चलो साइटोप्लाज्म में आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, चलो ग्लूकोज में। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे सब कुछ, बट मेरा काम समझाने का है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बात समझो। तो हेक्सोकाइनेज को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है? आप बताओ। अब जो ये वाला रेगुलेशन हो रहा है, ये कैसा रेगुलेशन हो रहा है? एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अगर आप लोगों ने मुझसे एंजाइम नहीं पढ़ा तो प्लीज़ देख लेना यार वीडियो, वरना ठीक है अभी बता देता हूँ। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या है यार? कि इसमें ये चीज़ यहाँ पे लगेगी और एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देगी, है ना, चेंज कर देगी। और अच्छा चेंज करेगी तो पॉजिटिव, और बेकार चेंज कर देगी तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? हल्का यही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे? 2 हार्मोन होते हैं आपकी। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट अगेन ठीक है यार, है ना, पढ़ाई तो करनी है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? 2 एंजाइम होते हैं आपके। कौन कौन से? एक होता है आपका इंसुलिन, यहाँ लिखता हूँ इंसुलिन, और एक होता है आपका ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है ना, यानी कि वो ग्लाइकोलिसिस को बढ़ावा करेगा। भाई होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस। तो इसको ये ग्लूकोज कम करना है। ग्लूकोज को कम कैसे करो? ग्लूकोज को तोड़ के, यानी ग्लाइकोलिसिस करके। तो ये इसको भी बढ़ावा करेगा, इसको भी एक्टिवेट करेगा। और ग्लूकागॉन उल्टा करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है ये बात, बहुत बेसिक सी है। ठीक है, चलो ये क्या हुआ? ये इसे रोकेगा और ये इसे भी रोकेगा। यहाँ पे आ जाओ अब एक बार। ये 2 एंजाइम पढ़ाए मैंने, ये आपके एक ही स्टेप को रेगुलेट करते हैं, बट लोकेशन अलग अलग होती है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? एक्टिवेट कौन कौन करेगा इसको बताओ? हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोज और इंसुलिन, है ना। और इनिबिट कौन करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकागॉन। आई होप समझ में आया होगा, आराम से देखना आ जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोकाइनेज को ग्लूकोज और इंसुलिन। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, हल्का डिफरेंस। और ग्लूकागॉन सेम है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, आपसे क्या ही पूछूं अभी? ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में आंसर करना। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? यहाँ पे जो अब नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, यानी कि इस वाले एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। ये रेगुलेट हो गया, हमने देख लिया। इंसुलिन होगा तो क्या होगा, ग्लूकागॉन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज होगा तो क्या होगा, हमने देख लिया। अब आते हैं हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के ऊपर, 1 के ऊपर। 2 क्या होता है ये भी देख लेंगे अभी। ठीक है,
अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये ग्लाइकोलिसिस होती है, इसके बाद क्या होती है, लिंक रिएक्शन होती है, इसके बाद क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। इन सबसे एट द एंड ऑफ द डे क्या बनता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह सबसे क्या बनता है, आप बोलोगे एटीपी। अब मैं बोल रहा हूँ कि एटीपी इस स्टेप को बढ़ावा देगी या रोकेगी। एटीपी इस साइड है ना एरो के, आपको सोचो एटीपी बन रही है, एटीपी ज़्यादा हो गई तो इस स्टेप को वो रोकेगी कि भाई मत हो, भाई मत हो। अरे यार समझो, एक सेकेंड, एक पेज लेके आते हैं, यहाँ पे देखो, ये ग्लाइकोलिसिस है ना, ये हुई, इसके बाद लिंक रिएक्शन होती है ना, सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होती है ना, क्रेब्स साइकिल होती है, और क्या होती है फिर ईटीसी, है ना। इन सब से क्या बनती है, कुछ ना कुछ एटीपी बनती है। तो एटीपी क्या करेगी, हम बन गए एटीपी, बन गए तो ग्लाइकोलिसिस को रोको, यही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो एटीपी इसको रोकेगी, है ना, एटीपी इसको रोकेगी। आपने एक नाम सुना है सिट्रेट, सिट्रेट क्या है, अभी के लिए कुछ नहीं है, समझ लो आप सिंपल सा। सिट्रेट आपका एक क्रेब्स साइकिल में ना एक नाम आता है, अब देखेंगे पढ़ेंगे सिट्रेट, है ना, जिस लोग पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने, आपको पता है। तो सिट्रेट भी क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस को रोकेगा, क्योंकि इस साइड है, ठीक है। तो सिट्रेट ने भी इसे रोक दिया, तो यहाँ नेगेटिव बनाते हैं, सिट्रेट ने भी रोका, है ना, एटीपी ने रोका था, सिट्रेट ने रोका है, ठीक है। लेकिन जो एडीपी है वो इसको बढ़ावा देगा। एडीपी मतलब एटीपी कम है ना, एडीपी ज़्यादा मतलब एटीपी कम है। एटीपी समझ में आ रहा है क्या, एक एटीपी बनता कैसे है, एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ दो तो बन गया एटीपी। तो एटीपी अगर ज़्यादा है ना, तो एडीपी कम हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडीपी बोलेगा भाई बढ़ने दो, रिएक्शन बढ़ने दो, बिकॉज एडीपी ज़्यादा मतलब एटीपी कम, और एटीपी कम यानी कि इनहिबिट नहीं हो पा रहा रिएक्शन, एटीपी बनानी चाहिए तो रिएक्शन बढ़नी चाहिए। अगर हल्का से भी कॉमन सेंस लगाओगे ना यार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो समझाने वाली चीज़ है वो देखना, एक स्टेप होता है यार, एक एंजाइम है ना, एक स्टेप होता है इसमें होता है क्या है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये थोड़ा सा एक स्टेप क्या करता है, एक एंजाइम क्या करता है यहाँ पे, ये जाता है किसके पास, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कौन सा वाला, ये वाला, ये जाता है एक एंजाइम के पास जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकंड, और उससे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। जो कि इस वाले एंजाइम को बहुत अच्छे से क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा कि अच्छे से काम करो, और ये वाला स्टेप बहुत तेज होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये तो खराब हो गया, है ना। तो ये वापस से क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, और वापस से अपना इस स्टेप में चला गया। कुछ नहीं हुआ स्टेप में, स्टेप बढ़ा भी नहीं, वापस से जीरो होके वहीं आ गया। बट इंपॉर्टेंस क्या थी, इसका बनना बहुत जरूरी था, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, क्योंकि ये जो है मोस्ट पावरफुल रेगुलेशन ऑफ किसको करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट को, इसको एक्टिवेट करेगा। ये लोग तो कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन जो बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करेगा वो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट करेगा। फिर से बताता हूँ एक बार, टाइम बढ़ रहा है कोई बात नहीं यार, ठीक है, बट अगेन कॉन्सेप्ट है तो बताऊंगा। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जाएगा किसके पास, ये गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 के पास, और उसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। अब ये वाला गया किसके पास, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज के पास एंजाइम है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से इसमें हो गया। अरे यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ख़त्म हो गया, वापस से वही बन गया। फिर काम क्यों करा, जिससे कि ये वाला बन जाए। और ये जो होता है ना, ये मेन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको पॉजिटिव, इसको एक्टिवेट करने के लिए मोस्ट पावरफुल है। समझ में आ रहा है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस, ठीक है। और वापस से ये फिर से अपना ये स्टेप करेगा, ये स्टेप जो ये वाला स्टेप है ये करेगा, ठीक है। तो ये काम हो गया यहाँ पे। अब कुछ समझते हैं हार्मोन के लेवल पे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, मेरी बात समझना, पहले समझते हैं हम ग्लूकागॉन को लेके। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो एंजाइम में रेगुलेशन वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था
फॉस्फोराइलेशन, यानी कि कोई एंजाइम फॉस्फेट लगा के खुश होते हैं और कोई एंजाइम फॉस्फेट हटा के एक्टिव होते हैं, है ना, वेरी होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ग्लूकागॉन क्या बोलता है, ग्लूकागॉन बोलता है कि ये स्टेप जो हो रहा है इसे रोको, ग्लाइकोलिसिस को रोको। अगर मुझे रोकना है ग्लाइकोलिसिस तो क्या करेगा ये, तो क्या करेगा ये, इसमें इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और इस एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। पता है ये सब जरूरी नहीं है, बट अगेन इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत बन जाता है ये। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ग्लूकागॉन क्या चाहता है कि ये आगे स्टेप ना हो, ये एंजाइम एक्टिवेट ना हो पाए, तो वो बोलेगा कि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकंड तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। ठीक है, जिससे कि ये ना बन पाए। अगर थोड़ा बहुत बन भी जाए तो भाई तुम एक्टिवेट रहो, जिससे कि ये इसमें वापस से कन्वर्ट हो जाए। मेन मकसद क्या है कि ये नहीं बनना चाहिए ये, क्योंकि यही इसको रेगुलेट कर रहा है। पता नहीं कितना बता पा रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, यही है, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लूकागॉन इस वाले एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और इसको वो रोकेगा। अब वो कैसे रोकता है, ग्लूकागॉन फॉस्फेट लगाता है, ग्लूकागॉन फॉस्फेट लगाता है, तो उसने इसको भी फॉस्फेट लगा दिए और इसको भी फॉस्फेट लगा दिए, है ना, इसके ऊपर। लेकिन जो आपका ये वाला एंजाइम है, कौन सा वाला, बहुत सारा चीज़ बता रहा हूँ सर, कोई बात नहीं, जो ये वाला एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकंड, इसको फॉस्फेट से नफरत है भाई, फॉस्फेट लग जाऊंगा तो मैं खराब हो जाऊंगा, तो ये इनएक्टिवेट हो गया। लेकिन ये वाला जो है इसे फॉस्फेट से प्यार है, वाह फॉस्फेट आ गए तो मैं एक्टिवेट हो गया। काम सेम ही कर रहा दोनों में, लेकिन एक को फॉस्फेट से प्यार था तो वो एक्टिवेट रहा, और एक को नफरत थी तो वो लग गया, मतलब डीएक्टिवेट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अलग से बता देंगे इसको कभी किसी और वीडियो में। ठीक है, अभी चलो इसमें एक और चीज़ देख लो। अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन बोलेगा भाई मुझको ये वाला स्टेप होना है, ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाना है भाई, मुझे रोकना नहीं है। तो बोलेगा भाई ये देखो ये गया इसके पास, बोलेगा एक्टिव रहो, तुम एक्टिव रहो, तुम क्या करो, ये कन्वर्जन जो है ये करते रहो, ये कन्वर्जन जो है करते रहो। ठीक है, और इंसुलिन जाएगा इस वाले के पास और बोलेगा भाई तुम रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, कि वापस से इसको इसमें कन्वर्ट ना करो, मैं इतनी मेहनत से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तुम वापस से इसे कन्वर्ट कर रहे हो मुझे, क्योंकि ये चाहिए। इंसुलिन और ग्लूकागॉन बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, और कैसे करता है इंसुलिन काम, फॉस्फेट हटा के। तो इस बार क्या होगा, इंसुलिन क्या करेगा, फॉस्फेट को हटा देगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हट गया है, ठीक है ना, फॉस्फेट हटा के, मेरी बात सुन रहे हो ना साथ साथ। ठीक है, तो ये फॉस्फेट को हटा देगा, फॉस्फेट को हटा दिया और इसमें से फॉस्फेट हटा दिया। अब देखो इसमें से फॉस्फेट हट गए तो ये खुश हो गया, एक्टिव रहा, और इसमें से फॉस्फेट हट गए तो ये दुख हो गया। मैंने फिर बोल रहा हूँ वाली उसमें हल्का सा बताया था मैंने कि कुछ एंजाइम फॉस्फेट से खुश रहते हैं, कुछ एंजाइम फॉस्फेट से दुखी रहते हैं। ये वाला स्टेप, ये वाला प्रोसेस मैं फिर से कभी ना कभी छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, जब बच्चे बोलेंगे, अभी तो कोई वीडियो मेरे देखता नहीं, मैं जानता हूँ ये चीज़। ठीक है, जब भी इन फ्यूचर कोई देखेगा ये टॉपिक पे फंसोगे तो मैं फिर से बता दूंगा, थोड़ी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो 5 मिनट की बना के। ठीक है, तो ये रेगुलेशन खत्म हो गया। ठीक है, और सिंपल क्या है, देखो ऐसे लिखना होता है पेपर में, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इंसुलिन इसे एक्टिवेट करे, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये फॉस्फो डी फॉस्फो, वो मेरा काम था बता दिया। एडीपी एक्टिवेट करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अरे यार देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एरो के किस साइड है, इस साइड है, तो इसे एक्टिवेट करेगा। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इस साइड है तो इसे ये रोकेगा। ये तो बेसिक है ना यार। फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट क्या करेगा, देखो यहाँ लिखा था मैंने, ये इसे ये बढ़ावा देता है, इसे ये बढ़ावा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। लिखने को क्या याद कर लो, एक 2 ही तो याद करना है आपको, 2,6 हो गया याद। ठीक है, बट अगेन क्या कर सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकंड भी इसको एक्टिवेट करता है। देखो ये एंजाइम खुश तो ये ज़्यादा बनेगा, ये और ये फिर स्टेप। ठीक है यार, समझ में आ गया होगा तो आ गया होगा, वरना मुझसे बोलना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी जगह कम पड़ रही है वहाँ पे, मैंने काफ़ी कुछ एक साथ कर दिया इसलिए थोड़ा लग रहा होगा। ठीक है, ग्लूकागॉन इसे रोकेगा, है ना, इनिबिट करेगा, एटीपी इसे रोकेगा, सिट्रेट इसे रोकेगा, बिकॉज वो एरो के इस साइड आते हैं, और हार्मोन कौन सा है, ग्लूकागॉन, जो कि रोकेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट हार्मोन पे, जो लास्ट एंजाइम के ऊपर, रेगुलेटरी एंजाइम पायरुवेट काइनेज। कुछ नहीं है यार इसमें, देखो पायरुवेट काइनेज को कौन बढ़ावा देगा, इंसुलिन।
इंसुलिन क्या बोलता है, ग्लूकोज खत्म करो, खत्म करो। तो कैसे खत्म करो, एंजाइम को एक्टिवेट कर दो ग्लाइकोलिसिस वाले को। और ग्लूकागोन क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, हमें ग्लूकोज को बढ़ाना है, हमें कम नहीं करना है ना, तो क्या करो, उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर दो। एटीपी किस साइड आता है, एटीपी इस साइड आता है एरो के, तो ये नेगेटिव है ना, ये भी यार क्या करेगा इसको पॉजिटिव, क्योंकि एरो के ये जो एरो है ना, ये कहीं ना कहीं इसी साइड आ रहा है, देखो फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज 6 साइड, ठीक है ना, 1,6 बिसफॉस्फेट, सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। चलो तो ये आपको याद करना, याद कर लेना, वरना अगर समझ में नहीं आया ना मुझे प्लीज़ एक बता देना यार, है ना, कि नहीं आया, ये मैं बता दूंगा अच्छे से। अब यार एरोबिक पाथवे में कुछ एनर्जेटिक्स देख लो, लास्ट हल्का सा रह गया है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, एटीपी कहाँ पे खर्च हुई थी, पहले स्टेप में एक एटीपी खर्च हुई थी, लिख लो, एक एटीपी खर्च हुई थी। एक इस थर्ड स्टेप में एटीपी खर्च हुई थी, हाँ खर्च हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 NADH बने थे, 2 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वहाँ से हर स्टेप 2 बार होगा, NADH बने थे। फिर 2 ATP यहाँ बनी थी और 2 ATP यहाँ बनी थी, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये रहा, है ना। अब देखो इस वाले डिस्कशन अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें NADH जो होता है यूज़ हो जाता है वापस जाके, है ना, वो हमने पढ़ा है नहीं मैंने आपको कि पायरुवेट से कैसे, है ना, वो सब बनेगा, ठीक है, अब छोड़ो उसको। अब एरोबिक देख लो, एरोबिक में कितने आपके ATP इस्तेमाल हुए, तो आप बोलोगे पहले स्टेप में और थर्ड स्टेप में इस्तेमाल हो गए, तो माइनस का 2 ATP, है ना। और आपका जो NADH है वो कितने बने आपके, 2 NADH बने, और कितनी ATP बने, आप बोलोगे 2 + 2 यानी कि 4 ATP बने। जो ये वाले ATP जो अभी बन रहे हैं, है ना, क्योंकि देखो जो NADH है वो भी आगे जाके ATP बनाएगा, लेकिन वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन, तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना, ऑक्सीडेटिव है ये। लेकिन जो ये बन रही है एकदम बिना ऑक्सीडेशन के, है ना, तो ये क्या है आपका सिंपल सा, ये आपका सबस्ट्रेट लेवल है, सबस्ट्रेट लेवल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नेट ATP कितने बन रही हैं, एक NADH से कितनी बनती है, 2.5 ATP, है ना, एक NADH से कितनी ATP बनती है, एक से बनती है कितनी 2.5 ATP, ठीक है। तो 2 से कितनी बनेगी आपकी 5 ATP, है ना, तो इससे बनी 5 ATP, यहाँ पे 4 ATP पहले से थी, तो 9 ATP बनी है, जिसमें से 2 ATP हमने खर्चा करा है, तो नेट ATP 7 ATP निकल के आई, ठीक है। इसका हम वापस से पूरा पढ़ लेंगे ना, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी तो छोटा सा लाइन लिख दिया, आसान सा है ये तो, ठीक है, मैं जानता हूँ। अब ये क्या है, ये चलो अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। तो ये आपका खत्म हुआ रेगुलेशन, एनर्जेटिक्स एंड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में अभी सबसे मुश्किल पार्ट क्या रहा होगा आपको ये समझना, ये वाला पार्ट समझना। तो नहीं समझ में आया ना मुझे बता देना, नहीं बताओगे तो भी वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट की इस हिस्से को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।